गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनय सर्स क्लासेस। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने द चाइल्ड जो स्टोरी है उसको आधा पढ़ा था, जहां तक नरेटर जो है सबसे पहले गंगू के बारे में और फिर अपने बारे में, जो अपना हैबिट्स है, अपना नेचर है, उसको डिस्क्राइब किए हैं, उसको बताए हैं। इसके बाद मेन जो कहानी स्टार्ट होता है, कहानी जो प्रारंभ होता है, वह एक दिन सुबह सुबह, वन मॉर्निंग गंगू केम टू मी विदाउट बीइंग सेंट फॉर। पहले ही नरेटर बता चुके हैं कि नरेटर को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसलिए वे सभी नौकरों को सख्त निर्देश दे चुके हैं कि बिना बुलाए कभी भी उनके पास कोई भी नौकर ना जाए। लेकिन एक दिन सुबह सुबह क्या होता है, वन मॉर्निंग गंगू केम टू मी विदाउट बीइंग सेंट फॉर। एक दिन सुबह सुबह गंगू, बिना बुलाए ही गंगू सुबह सुबह नरेटर के पास आया। नरेटर कह रहे हैं कि मेरे पास आया। आई फेल्ट एनॉयड एंड आस्क्ड हिम, मुझे गुस्सा आ गया। आई फेल्ट एनॉयड का मतलब है मुझे गुस्सा आ गया, एंड आस्क्ड हिम इरिटेबली, और मैंने चिढ़कर उससे पूछा। नरेटर का यह स्वभाव है कि वह यह पसंद नहीं करते हैं कि कोई भी नौकर बिना बुलाए कभी भी उसके पास आ जाए। इसीलिए वे गुस्सा हो जाते हैं और चिढ़कर गंगू से पूछते हैं कि वह किस लिए आया है, वाई ही हैड कम फॉर। नरेटर उससे पूछते हैं कि वह क्यों आया है। फ्रॉम गंगूज फेस इट अपियर्ड दैट ही वांटेड टू से समथिंग, बट इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स द वर्ड्स रिफ्यूज टू कम टू द लिप्स। गंगू के चेहरे से लग रहा था, फ्रॉम गंगूज फेस, गंगू के चेहरे से लग रहा था, इट अपियर्ड है ना, ऐसा लग रहा था, दैट ही वांटेड टू से समथिंग, कि वह कुछ कहना चाहता है। बट इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद, द वर्ड्स रिफ्यूज टू कम टू द लिप्स, शब्द जो है उसके होठों पर नहीं आ रहे थे, मानो शब्द जो है उसके होठों पर आने से इनकार कर दे रहे थे। मतलब गंगू कुछ कहना चाह रहा है पर वह कह नहीं पा रहा है। इसी स्थिति को नरेटर बता रहे हैं। आई सेड अगेन आफ्टर अ लिटिल पॉज, थोड़ा रुक कर मैंने फिर कहा, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। वाई डोंट यू स्पीक आउट, तुम क्यों नहीं बोलते। यू नो इट इज गेटिंग लेट फॉर माई मॉर्निंग वॉक, तुम्हें पता है ना, यू नो इट इज गेटिंग लेट, देर हो रही है। किस चीज के लिए देर हो रही है, इट इज गेटिंग लेट फॉर माई मॉर्निंग वॉक, मुझे सुबह की सैर के लिए देर हो रही है। ऐसा नरेटर गंगू से कहते हैं कि जल्दी कहो जो कहना है। गंगू रिप्लाइड हार्टिंग, मतलब है कि गंगू जो है वह उत्तर दिया और थोड़ा रुकते हुए जवाब दिया, है ना। प्लीज डू नॉट डिले योर सेल्फ, आई शेल कम सम अदर टाइम। गंगू कह रहा है अपने मालिक से, नरेटर से, कि मेरे कारण जो है आप कृपया देर ना करें। आई शेल कम सम अदर टाइम, मैं जो हूं फिर कभी आऊंगा। अब नरेटर कह रहे हैं कि दिस वॉज वर्स आई न्यू, लेखक नरेटर जो है वो कह रहे हैं कि यह और भी बुरा था, मैं जानता था। क्यों, देखिए, नाउ दैट आई वॉज इन अ हरी गंगू वुड हैव कट शॉर्ट हिज टेल। अब नरेटर को यह पता है कि गंगू, अभी मैं जल्दी में हूं तो गंगू जो है अपने बात को छोटे में, थोड़े में कह देगा, है ना, क्योंकि उसे पता है कि मैं जल्दी में हूं। इफ ही केम व्हेन ही थॉट आई हैड मोर लेजर, यहाँ पे लेजर हो गया LEISURE, यहाँ करेक्शन कर लेना है, और ही वुड परहैप्स वेस्ट माई टाइम फॉर आवर्स, अगर वह जो है, जब वो सोचता कि मैं फ्री हूं, लेजर का मतलब होता है खाली समय, जब वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, अगर ऐसे समय में वो आता है और जानता है कि मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली हूँ, तो वह शायद परहैप्स वेस्ट माई टाइम फॉर आवर्स, घंटों मेरा समय जो है वो बर्बाद कर देता। इसीलिए बाद में वह आए या और भी बुरा था, अभी ही कह दे तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी वह जल्दी में है नरेटर, और गंगू जो है जल्दी जल्दी अपनी बातों को छोटे में, शॉर्ट में कह देगा। ही ओनली कंसिडर्ड मी बिजी व्हेन आई वॉज रीडिंग और राइटिंग। नरेटर कह रहे हैं कि गंगू जो है वह केवल तभी व्यस्त मानते थे मुझे जब मैं पढ़ रहा होता या लिख रहा होता। मतलब नरेटर जब पढ़ रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं कुछ, तभी जो है गंगू समझता है कि नरेटर
बिजी हैं, व्यस्त हैं। When he found me just alone sitting in a contemplative mood, he thought that I was merely idling. जब भी नरेटर कह रहे हैं when he found me just alone, गंगू जो है मुझे अकेला पाता और बैठे हुए कंटेम्पलेटिव मूड में, मतलब चिंतनशील मुद्रा में बैठे हुए जब भी वह पाता, ही थॉट दैट आई वॉज मेयर आइडलिंग, वह यही सोचता कि नरेटर जो है वो बस ऐसे ही बैठे बैठे, आइडलिंग का मतलब है टाइम पास करना, सुस्ताना, बैठे रहना, है ना, बेकार का बैठे हुए हैं। जब वो पढ़ रहे होते, कुछ लिख रहे होते, तभी वह समझता कि नरेटर जो है व्यस्त है, अन्यथा वह समझता कि बेकार का बैठे हुए हैं। एंड it was almost certain that he would inflict himself on me in one of these moments, little realizing how precious they were for me. और यह लगभग निश्चित था कि वह इनमें से किसी एक क्षण में खुद को मुझ पर थोप देगा। मतलब जब भी वह देखेगा कि मैं बैठा हुआ हूँ, इस समय अगर आ जाए, जैसे नरेटर चाहते कि अभी ही कह दे तो अच्छा है, अभी मैं जल्दी में हूँ, और वह छोटे में शॉर्ट में जल्दी से कह देगा। और नरेटर को अब यह चिंता हो गया है कि अब लगभग यह निश्चित था कि इनमें से एक क्षण में खुद को वो मुझ पर थोप देगा। मतलब कि जब भी देखेगा कि बैठे हुए हैं, खाली समय में अगर वो आ जाए तो क्या करेगा, वो अपनी बात को आकर कहने लग जाएगा, बिना इस बात का एहसास किए कि मेरे लिए ये कितनी जो है कीमती है यह समय। मतलब वो यह नहीं एहसास करेगा कि मेरे लिए यह समय कितना कीमती है, और वह अपनी बात को कहने के लिए मेरा घंटों बर्बाद कर देगा। इसीलिए नरेटर कह रहे हैं कि यह और भी अधिक बुरा था। इट वॉज वर्स, है ना, ऊपर में यहाँ कहे दिस वॉज वर्स आई न्यू, यह और भी बुरा था कि जब वो खाली बैठे हों, कुछ नहीं कर रहे हों, और गंगू अपनी बात को कहने के लिए आ जाए और उनका घंटों बर्बाद कर दे, यह नरेटर को ठीक नहीं लगता है। नरेटर नहीं चाहते हैं गंगू जो है अपने आप को इन्फ्लिक्ट हिमसेल्फ, मतलब अपने आप को थोप देने का मतलब है, इन्फ्लिक्ट का मतलब है कोई चीज़ नहीं पसंद है और उसको फिर अनप्लीजेंट चीज़, जैसे नहीं चाहते हैं कि गंगू आए और कुछ कहे, तो ऐसा ना हो, इसलिए चाहते हैं कि अभी ही कह दे। I wanted to dispose of him right then and said, if you have come for an advance, you can rest assured that you will not get it. नरेटर कह रहे हैं कि मैं उसे उसी वक्त मतलब निपटा देना चाहता था कि जो कुछ है अभी ही सब कुछ स्पष्ट हो जाए, और इसलिए नरेटर ने गंगू से कहा कि अगर तुम एडवांस लेने के लिए, मतलब जो वेतन है उसको अगर अग्रिम वेतन देने के लिए एडवांस में कुछ पैसे मांगने के लिए आए हो, तो तुम ये एकदम निश्चिंत रहो कि नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलेगा। मतलब एकदम एश्योर्ड रहो कि ये एकदम तय है कि एडवांस नहीं मिलेगा। पहले ही नरेटर बता चुके हैं कि उसे यह पसंद नहीं है कि कोई भी नौकर, कोई भी सेवक उनसे एडवांस सैलरी जो है मांगे, वेतन जो है पहले ही मांग ले। आई डू नॉट वॉन्ट एन एडवांस सेड गंगू, गंगू ने क्या कहा कि मुझे एडवांस नहीं चाहिए। आई हैव नेवर आस्क्ड यू फॉर वन, मैंने आपसे कभी नहीं मांगा एडवांस। गंगू कह रहा है सीधा सीधा स्पष्ट एकदम कि मैं एडवांस नहीं चाहिए मुझे, और ना ही मैं, है ना, मैं आपसे कभी नहीं मांगा इससे पहले भी। देन यू मस्ट बी वॉन्टिंग टू कंप्लेन अगेंस्ट समवन, अब कह रहे हैं, नरेटर कह रहे हैं कि तो फिर तुम किसी के खिलाफ शिकायत करना चाह रहे होगे, है ना। पहले भी नरेटर बता चुके हैं कि कोई भी नौकर, कोई भी सेवक अगर बिन बुलाए उनके पास आते हैं तो उसका वो दो ही कारण समझते हैं कि या तो वह एडवांस मांगने के लिए आया है, और या फिर किसी दूसरे सेवक, दूसरे नौकर का जो है कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने, बुराई करने के लिए या चुगली करने के लिए आया है। तो उसी हिसाब से नरेटर यही गेस किए, पहले तो वो गेस किए कि एडवांस लेने के लिए आया है, लेकिन जब रंगू कह दिया कि वो उसको एडवांस नहीं चाहिए, तो कहते देन यू मस्ट बी वांटिंग टू कंप्लेन अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ शिकायत करने के लिए करना चाहते हो। आई सेड यू नो आई हेट बैक बाइटिंग, नरेटर ने कहा कि तुम जानते हो कि मैं बैक बाइटिंग अर्थात चुगली करना, किसी के पीठ पीछे बुराई करना, शिकायत करना पसंद नहीं करता हूं। तो गंगू कह रहा है नो सर, सेड गंगू, आई हैव नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट एनीवन, किसी के खिलाफ भी, किसी के विरुद्ध मुझे किसी से मतलब कोई भी शिकायत नहीं है। व्हाट हैव यू कम टू बॉदर मी अबाउट देन, आई आस्क्ड इम्पेशेंटली, अब जो है नरेटर एकदम अधीर हो गए कि आखिर एडवांस भी नहीं चाहिए, किसी के खिलाफ शिकायत भी नहीं करना है,
तो अधीर होकर के नरेटर ने पूछा कि तो फिर तुम मुझे किस बात के लिए परेशान करने, बॉदर मी मतलब परेशान करना, मुझे परेशान करने के लिए आए हो। गंगू मेड अनदर अटेम्प्ट टू डिस्क्लोज हिज सीक्रेट। गंगू जो है अपना सीक्रेट को, अपने भेद को खोलने का एक और प्रयास किया, दूसरा प्रयास फिर से किया। पहले ही बता दिया गया है कि गंगू कुछ कहना चाह रहा था पर वो कह नहीं पा रहा था, उसके शब्द जो है उसके होठ पर आने से इनकार कर दे रहे थे, ऐसे पीछे बताया गया है। तो अभी गंगू फिर प्रयास किया अपने भेद को खोलने का, जिस कारण से वह नरेटर के पास आया है। मैं उसके चेहरे से देख सकता, आई कुड सी फ्रॉम हिज फेस दैट ही वाज ट्राइंग टू मस्टर अप स्ट्रेंथ टू डू इट। मैं उसके चेहरे से देख सकता था कि वह ऐसा करने के लिए ताकत जुटाने की कोशिश कर रहा था। At last he said, I wish to be relieved of my duties, sir. I shall not be able to serve you any longer. लास्ट में है ना, अंत में गंगू जो है उसने नरेटर से कहा कि मैं आई विश टू बी रिलीव्ड ऑफ माई ड्यूटी सर, मैं अपने कर्तव्यों से मुक्त होना चाहता हूँ सर। सर कहकर उसने नरेटर को संबोधित किया। मतलब यह है कि गंगू जो है वह नरेटर की नौकरी को छोड़ना चाहता है। यही कहने के लिए वह नरेटर के पास आया था, और दिस वॉज द फर्स्ट रिक्वेस्ट ऑफ इट्स काइंड एंड आई फेल्ट हर्ट। यह अपनी तरह का पहला अनुरोध था, मतलब इससे पहले कभी कोई सेवक जो है, नौकर जो है, इस तरह से उस नरेटर को कहने के लिए नहीं आए थे, उसकी नौकरी को छोड़ने के लिए नहीं आए थे। नरेटर कह रहे हैं कि यह अपनी तरह का पहला अनुरोध था। आई फेल्ट हर्ट, मुझे दुख हुआ। आई वॉज कंसिडर्ड एन आइडियल एम्प्लॉयर, मुझे एक आदर्श नियोक्ता माना जाता था। मतलब आदर्श जो है, कोई एम्प्लॉयर का मतलब जो नौकरी देता है ना, जिसके यहाँ लोग नौकरी करते हैं, और एम्प्लॉय का मतलब होता है जो लोग नौकरी करते हैं। तो वह एक आदर्श नियोक्ता माना जाता है। आदर्श नियोक्ता का मतलब है समय पर पैसे दे देना, परेशान नहीं करना, बहुत तरह के मतलब लोग प्रसन्न रहते थे कि ठीक है अच्छी जगह काम करते हैं, तो आइडियल एम्प्लॉयर वो माने जाते थे। एंड सर्वेंट्स थॉट इट देयर गुड फॉर्च्यून टू स्टे ऑन विथ मी। सर्वेंट जो थे, नौकर भी जो थे वे भी मेरे साथ रहना अपना सौभाग्य समझते थे। गुड फॉर्च्यून मतलब सौभाग्य, अच्छा भाग्य समझते थे। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव, आई आस्क्ड। अब नरेटर ने पूछा गंगू से कि तुम अपनी नौकरी क्यों छोड़ देना चाहते हो। यू आर द इमेज ऑफ काइंडनेस सर, सेड गंगू। गंगू ने कहा कि आप दयालुता की प्रतिमूर्ति हैं सर। मतलब गंगू यहाँ पर नरेटर की तारीफ कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि गंगू को नरेटर से किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। गंगू कह रहा है कि हु वुड वांट टू लीव यू अनलेस देयर वाज अ गुड रीजन, वेरी गुड रीजन। गंगू यह भी कह रहा है कि जब तक कोई बहुत अच्छा कारण ना हो, आपको कौन छोड़ना चाहेगा। मतलब कि जरूर कोई वजह है, इसीलिए गंगू जो है नरेटर की नौकरी को छोड़ना चाहता है। आई फाइंड माई सेल्फ इन अ सिचुएशन विच लीव्स मी विथ नो अदर अल्टरनेटिव। आई फाइंड माई सेल्फ, मैं है ना, इन अ सिचुएशन, मैं खुद को ऐसी स्थिति में पा रहा हूं जहां मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं बच रहा है। विच लीव्स मी नो अदर अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प, कोई भी दूसरा विकल्प मेरे पास नहीं बचा है सिवाय नौकरी छोड़ देने के। आई डू नॉट वॉन्ट पीपल टू रेज देयर फिंगर्स एट यू ऑन माई अकाउंट। वो कह रहा है गंगू नरेटर से कि मैं नहीं चाहता हूं, आई डू नॉट वॉन्ट कि लोग मेरे कारण आप पर अंगुलियां उठाएं, इसीलिए मैं आपकी नौकरी को छोड़ देना चाहता हूँ, है ना। दिस वॉज मोस्ट इंट्रीगुइंग, मतलब ये कैसा था कि सबसे दिलचस्प था ये बात। आई फॉरगॉट ऑल अबाउट माई मॉर्निंग वॉक एंड सीटिंग माई सेल्फ इन अ चेयर, सेड वाई डू यू टॉक इन रिडल्स। अब लेख जो नरेटर है ना, उसके लिए ये बहुत ही दिलचस्प बात था कि अरे ऐसा क्या बात हो गया कि इसके पास नौकरी छोड़ देने के, और वो प्रशंसा भी कर रहा है कि ये बहुत आप बहुत दयालुता की प्रतिमूर्ति हैं और कोई नहीं छोड़ना चाहेगा, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा दूसरा विकल्प बचा ही नहीं है। और तो और वह नहीं चाहता है कि उसके कारण कोई नरेटर पर उंगलियां उठाए। अब तो नरेटर को यह बहुत दिलचस्प लगता है यह बात, वह भूल जाता है अपने मॉर्निंग वॉक के बारे में। आई फॉरगॉट अबाउट ऑल अबाउट माई मॉर्निंग वॉक एंड सीटिंग माई सेल्फ इन अ चेयर, सेड। कुर्सी पर बैठते हुए नरेटर बोले, जैसे कि वो एकदम इत्मीनान हो गए कि अच्छा अब तो सुनना ही है कि क्या बात है ना। वाई डू यू टॉक इन रिडल्स, रिडल्स मीन्स पहेली, तुम पहेली में क्यों कह रहे हो, पहेली में क्यों बात कर रहे हो, मतलब गोल गोल क्यों घुमा रहे हो, है ना। वाई डोंट यू से क्लियरली वट इज ऑन योर माइंड, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे दिमाग में
क्या है, तुम्हारे मन में क्या है। गंगू रिप्लाइड हार्टिंगली, है ना, अगेन। गंगू रिप्लाइड हार्टिंगली अगेन। गंगू फिर से जवाब दिया, कैसे, हार्टिंगली मतलब कि रुकते रुकते। सर द थिंग इज दैट woman who has just been turned out of the widow's home, that Gomati Devi, and he stopped without finishing the sentence. देखो, गंगू जो है ना, वो रुकते रुकते कह रहा है, कहने का उसका साहस जैसे कि नहीं हो रहा है। वो कह रहा है द थिंग इज दैट, बात यह है कि दैट वुमेन, वो औरत, हु हैज जस्ट बीन टर्न्ड आउट ऑफ द विडोज होम, वह औरत जो, जिसे अभी अभी विधवा आश्रम से निकाला गया है ना, जिसे विधवा आश्रम से, विडो का मतलब होता है विधवा, विडोज होम मतलब विधवा आश्रम से निकाल दिया गया है। दैट गोमती देवी, वह गोमती देवी, हाँ, वह औरत जिसे निकाल दिया गया है, विधवा औरत गोमती देवी। एंड ही स्टॉप्ड विदाउट फिनिशिंग द सेंटेंस, बस इतना कह करके वह जो है पूरा वाक्य को पूरा किए बिना ही, सेंटेंस को कंप्लीट किए बिना ही रुक गया। अब तो जो नरेटर है उसका उत्सुकता और भी बढ़ गया। आई आस्क्ड इनपेशेंटली, नरेटर कह रहे हैं कि मैंने अधीर होकर के पूछा, व्हाट हैज शी डू टू, व्हाट हैज शी डू विथ योर जॉब, है ना, कि उसका क्या लेना देना है तुम्हारे काम से। अब गंगू कह रहा है, कि आई वॉन्ट टू मैरी हर सर, सेड गंगू। गंगू ने कहा कि मैं उससे विवाह करना चाहता हूं सर। आई लुक्ड एट हिम इन शेयर बिविल्डमेंट, बिविल्डमेंट का मतलब होता है कि हैरानी से, हैरान होकर के, मैंने बड़े हैरानी से उसकी ओर देखा। हाउ हैड दिस ओल्ड फैशन ब्राह्मण हु हैड नॉट इवन टच्ड बाय मॉडर्न सिविलाइजेशन, यहाँ मॉडर्न होगा, ठीक कर देना, डिसाइडेड टू मैरी अ वुमेन whom no self respecting man would even allow near his house। अब नैरेटर का जो अपना नजरिया था उस विधवा महिला के प्रति और गंगू के भी प्रति, दोनों के प्रति नैरेटर का जो धारणा था, वो कह रहे हैं कि हाउ हैड दिस ओल्ड फैशन ब्राह्मण, मतलब कि यह पुराने फैशन वाला, पुराने सोच विचार वाला जो ब्राह्मण है, जिसे आधुनिक सभ्यता ने छुआ भी नहीं था, है ना, कह रहे हु हैड नॉट बीन टच्ड बाय मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता ने जिसे छुआ तक नहीं था, जिसका सोच विचार पुराने जमाने की, मतलब पुराने ख्यालात का जो था। डिसाइडेड टू मैरी अ वुमेन, उसने ऐसी महिला से शादी करने का, विवाह करने का फैसला कर लिया, whom no self respecting man, जिसे कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग, आत्मसम्मान वाला स्वाभिमानी पुरुष कभी भी अपने घर के आसपास भी नहीं आने देता। वुड इवन अलाउ नियर हिज हाउस, और वो महिला कौन थी, गोमती देवी। यहाँ गोमती देवी के बारे में कहानी का जो तीसरा पात्र है, अभी तक दो पात्र के बारे में बात हुआ, पहला नैरेटर और दूसरा गंगू। तो यहाँ जो गोमती देवी है उसके बारे में बात हो रहा है कि गोमती हैड क्रिएटेड क्वाइट अ स्टर इन द प्लेसिड एटमॉस्फेयर ऑफ हर मोहल्ला। गोमती देवी जो थी, वो कह रहे हैं नरेटर कि हमारे मोहल्ले के शांत वातावरण में, है ना, प्लेसिड एटमॉस्फेयर ऑफ आवर मोहल्ला, मतलब हमारे मोहल्ले के शांत वातावरण में गोमती जो थी वो बहुत हलचल पैदा कर दी थी। क्वाइट अ स्टर मतलब हलचल पैदा कर देना। तो शी हैड एंटर्ड द विडोज होम सम इयर्स अगो। अब यहाँ गोमती के बारे में बता दिया जा रहा है, थोड़ा सा बात नरेटर गोमती देवी के बारे में भी गोमती देवी पर प्रकाश डाल रहे हैं। कह रहे हैं कि वो कुछ साल पहले विधवा आश्रम में गई थी। ट्वाइस द होम अथॉरिटीज हैड गॉट हर मैरिड ऑफ, बट बोथ टाइम्स शी हैड कम बैक आफ्टर अ वीक और सो। नरेटर बता रहे हैं गोमती देवी के बारे में कि दो बार उस विधवा आश्रम की जो अथॉरिटीज थे, जो अधिकारी लोग थे, वो दो बार गोमती देवी की शादी करवा देते हैं, लेकिन दोनों बार वह एक एक सप्ताह के बाद लगभग, है ना, यहाँ कह रहे हैं कि ट्वाइस द होम अथॉरिटीज, दो बार शादी करवाते हैं, बट बोथ टाइम्स, दोनों ही बार, शी हैड कम बैक, वो वापस आ जाती है, आफ्टर अ वीक और सो, एक सप्ताह या लगभग लगभग एक सप्ताह के ही आसपास में वो वापस आ जाती है। अल्टीमेटली द होम हैड डिसाइडेड टू एक्सपेल हर, और अंततः क्या होता है कि आश्रम जो है, विधवा आश्रम, उसे निकाल देने का ही, निष्कासित कर देने का निर्णय ले लेता है।
She had now taken a room in the mohalla and was an object of great interest to all the lovelorn young men. वो जो गोमती देवी है मोहल्ले में ही एक कमरा ले लिया है उसने, और मोहल्ले में ही गोमती ने एक कमरा ले लिया है, और अब वह सभी प्रेमी नवयुवकों के लिए बड़ी रुचि की वस्तु थी। मतलब सब लोग उसमें, जो प्रेमी नवयुवक जो थे उसमें बहुत ही इंटरेस्ट रखते थे, रुचि रखते थे। आई फेल्ट बोथ एनॉयड एंड सिंपैथेटिक। नरेटर कह रहे हैं कि आई फेल्ट बोथ एनॉयड एंड सिंपैथेटिक, दोनों ही। मतलब कि वो एनॉयड का मतलब उन्हें क्रोध भी आता है, गुस्सा भी आता है गंगू पर, और सिंपैथेटिक भी फील करते हैं, सहानुभूति भी होता है उन्हें गंगू पर। वाई कुडेंट दिस स्टूपिड मैन फाइंड अनदर वुमेन टू मैरी। अब नरेटर कह रहे हैं कि बेवकूफ आदमी, स्टूपिड मैन जो है, गंगू के बारे में कह रहे हैं कि उसे शादी करने के लिए कोई दूसरी औरत क्यों नहीं वह ढूंढ सका। I said to myself, I was certain that she would not stick to him for more than a few days. यहां नरेटर अपने आप से ही कह रहे हैं कि मुझे यकीन था, विश्वास था कि कुछ दिनों से ज्यादा गंगू के साथ नहीं टिकेगी, नहीं रहेगी। मतलब नरेटर को पूरा भरोसा था कि वो गंगू को भी छोड़कर चली जाएगी, जैसा कि गोमती देवी का रिकॉर्ड था। If he had been better off financially, she might have stuck on for 6 months or so, but now I was sure the marriage would not last more than a few days. कि अगर गंगू जो है आर्थिक रूप से भी थोड़ा, मतलब फिनेंशियली भी अगर थोड़ा अच्छा होता, बेहतर होता, जो मतलब कि काफी पैसा रुपया भी अगर उसके पास होता, तो शायद वह लगभग गोमती देवी 6 महीने तक रुक सकती थी गंगू के साथ, ऐसा नरेटर अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन अब तो पूरा यकीन है नरेटर को कि कुछ दिन से ज्यादा वह नहीं टिकेगी, क्योंकि गंगू के पास बहुत ज्यादा पैसा रुपया भी नहीं था। आर यू अवेयर ऑफ हर पास्ट, आई आस्क्ड हिम। नरेटर ने गंगू से पूछा कि आर यू अवेयर ऑफ हर पास्ट, कि क्या तुम उसके पास्ट से, अतीत से अवगत हो, जानते हो उसके पास्ट के बारे में, उसका क्या रिकॉर्ड है ना। इट ऑल लाइज सर, ही सेड विद ग्रेट कन्विक्शन, पीपल हैव गिवन हर अ बैड नेम फॉर नथिंग। गंगू का जवाब क्या था? गंगू ने सीधा सीधा सब कुछ खारिज करते हुए कह दिया, है ना। गंगू कह रहा है कि यह सब झूठ है सर। उसने बड़े विश्वास के साथ कहा, गंगू पूरे विश्वास के साथ कह रहा है, ही सेड विद ग्रेट कन्विक्शन, कि सब झूठ है, उसके बारे में जो कुछ लोग कहते हैं सब झूठ है। लोगों ने उसे बिना कारण ही बदनाम कर दिया। पीपल हैड गिवन हर अ बैड नेम फॉर नथिंग, कुछ न करके ही वह बदनाम हो गई है। व्हाट नॉनसेंस, आई सेड, कैन यू डिनाई दैट शी हैज लेफ्ट 3 हस्बैंड्स। क्या बकवास है। हाँ, नरेटर कह रहे हैं गंगू से, गंगू और नरेटर में बातचीत हो रहा है गोमती देवी को लेकर। नरेटर कह रहे हैं कि व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। आई सेड, मैंने कहा, क्या, कैन यू डिनाई, क्या तुम इनकार कर सकते हो इस बात से, दैट शी हैज लेफ्ट 3 हस्बैंड्स, कि उसने 3 पतियों को छोड़ दिया है। व्हाट अ फूल यू आर, आई एडेड। इसके बाद नरेटर अपने बात को आगे और कहते हैं, जोड़ते हैं अपने बात में, कहते हैं कि तुम कितने मूर्ख हो। व्हाट अ फूल यू आर, आई एडेड, मैंने आगे कहा, कैन यू रियली बिलीव दैट अ मैन कम्स ऑल द वे टू मैरी अ वुमेन। अच्छा, छूट गया। What could she do? Replied Gangu unperturbed. If those people turned her out. गंगू जवाब दे रहा है, गंगू और नरेटर में बातचीत हो रहा है गोमती देवी को लेकर। गंगू जो है वो जवाब दे रहा है, नरेटर को जवाब दिया कि एकदम अनपर्टर्ब्ड होकर, एकदम शांत भाव से, बिना विचलित हुए वो नरेटर से कहा कि व्हाट कुड शी डू, वह क्या कर सकती थी। इफ दोज पीपल टर्न हर आउट, अगर उन लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। व्हाट अ फूल यू आर, आई एडेड, कैन you really believe that a man comes all the way to marry a woman, spends thousands of rupees on the marriage, only to turn her out in the end? नरेटर, जैसे नरेटर को गुस्सा आ रहा हो, कह रहा है कि व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, गंगू से कह रहा है। और आई एडेड, आगे जोड़ते हुए उस बात में आगे और कह रहा है नरेटर कि क्या तुम सचमुच, सच में विश्वास कर सकते हो कि
एक आदमी एक महिला से शादी करने के लिए इतनी दूर आता है, शादी पर हजारों रुपए खर्च करता है, लेकिन अंत में उसे छोड़ देता है। कैन यू रियली बिलीव? क्या तुम विश्वास करते हो सच में दैट अ मैन कम्स ऑल द वे टू मैरी अ वुमेन? एक आदमी आता है, दूर से शादी करता है, स्पेंड्स थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, हजारों रुपए खर्च करता है, केवल इसलिए क्या? ओनली टू टर्न हर आउट इन द एंड, उसमें अंत में छोड़ देने के लिए। गंगू रिप्लाइड गंगू रिप्लाइड ऑलमोस्ट विद द जील ऑफ अ पोएट। गंगू लगभग कवि के जैसे, मतलब कवि के समान उत्साह वाले भाव से वो उत्तर दे रहा है। क्या उत्तर दिया? कि वेयर देयर इज नो लव यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ वुमेन टू स्टे ऑन। जहां प्रेम नहीं वहां स्त्री के टिके रहने की आशा नहीं की जा सकती। मतलब गंगू जो है वह गोमती देवी के पक्ष में दलील दे रहा है, गोमती के पक्ष में बात कह रहा है, और नरेटर गोमती के विरुद्ध गंगू को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यू कैनॉट विन अ वुमेन विथ मेयर बोर्ड एंड लॉजिंग। अब गंगू का तर्क यह है कि आप किसी महिला को केवल रहने खाने से नहीं जीत सकते, है ना। दोज पीपल हु मैरिड हर थॉट दैट दे वर डूइंग हर अ ग्रेट फेवर बाय मैरिंग अ वीडो। कह रहे हैं कि जिन लोगों ने उससे शादी की, गोमती से, उन लोगों ने क्या सोचा कि एक विधवा से शादी करके वे उस पर बहुत बड़ा जैसे मानो उपकार कर रहे हैं। ग्रेट फेवर बाय मैरिंग अ विडो एंड टुक इट फॉर ग्रांटेड दैट शी वुड डू एवरीथिंग फॉर देयर सेक। और यह मान लिया था कि वह उनके लिए सब कुछ करेगी, जो कुछ वो लोग कहेंगे या उन लोगों के लिए वो हर कुछ सब कुछ करेगी। बट टू विन समवन ओवर वन हैज टू फर्स्ट फॉरगेट अबाउट वन सेल्फ। लेकिन किसी को जीतने के लिए, किसी को पाने के लिए पहले तो उसके बारे में सब कुछ भूल जाना पड़ता है ना। वो हमेशा जैसे कि एहसान के तौर पर बाकी लोग जो उनसे शादी किए थे, गंगू का यह तर्क है कि जो लोग गोमती से शादी किए थे उनका मानना था कि वो लोग गोमती देवी पर बहुत एहसान कर दिए हैं, इसलिए गोमती को उसका हर बात मानना होगा। लेकिन किसी को जीतने के लिए उसके बारे में सब कुछ भूल जाना पड़ता है। ऐसा एक कवि के भाव से, जैसे गंगू जो है मानो कोई, जैसे दार्शनिक कहता है, कोई कवि कहता है, उस तरह से गंगू उल्टे ही नैरेटर को समझा रहा था। एंड बिसाइड सर शी गेट्स फिट्स समटाइम्स, starts talking all sorts of nonsense and become unconscious. People say that she is under the influence of a witch. गंगू कह रहा है कि इसके अलावा, गंगू नैरेटर से कह रहा है कि इसके अलावा भी गोमती को जो है वो दौरे पड़ते हैं, कभी कभी वह तरह तरह की बकवास करने लगती है और बेहोश हो जाती है ना। यहाँ जो कह रहे हैं कि बिसाइड्स सर, मतलब इसके अलावा भी गोमती को जो है सिगरेट फिट्स, दौरे पड़ते हैं उसे। फिट्स का मतलब समटाइम्स, कभी कभी, स्टार्ट्स टॉकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस, वो तरह तरह की बकवास जो है करने लगती है। पीपल से दैट शी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ विच। लोग ये कहते हैं, पीपल से, लोग कहते हैं कि वह विच मतलब चुड़ैल, डाइन, वह किसी बुरे साया, चुड़ैल या डाइन के प्रभाव में है। नरेटर कह रहा है कि एंड यू वांट टू मैरी सच अ वुमेन, आई सेड डोंट यू रियलाइज दैट यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। और तुम ऐसी औरत से शादी करना चाहते हो, मैंने कहा। नरेटर ने कहा गंगू से, क्या तुम्हें एहसास नहीं कि तुम मुसीबत मोल ले रहे हो? क्या तुमको ऐसा रियलाइज नहीं हो रहा है दैट यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल? गंगू रिप्लाइड इन द टोन ऑफ अ मार्टिर। मार्टिर का मतलब होता है शहीद, है ना, जिसका जो बलिदान देता है। मार्टिर के टोन पे, मतलब शहीद के स्वर में, जैसे गंगू कह रहा है कि जैसे मानो कि वो शहीद होने जा रहा है। गॉड विलिंग आई शैल मेक समथिंग ऑफ माई सेल्फ इफ आई गेट हर। भगवान ने चाहा तो वह मुझे मिल जाए तो मैं अपना कुछ बना लूंगा, मतलब उसके जरिए हम कुछ बन जाएं, हम कुछ पाले, है ना। अगर भगवान चाहा तो, अगर भगवान ने चाहा तो गोमती से विवाह करके गंगू अपना कुछ भला कर ले, ऐसा गंगू सोचता है। वह नैरेटर से कहता है, सो यू हैव डिसाइडेड फाइनली, आई आस्क्ड हिम। नैरेटर कह रहे हैं, तो तुमने आखिरकार फैसला कर ही लिया है, मतलब समझाने से नहीं समझोगे, मतलब तुम फैसला कर ही लिए हो। यस सर, ही रिप्लाइड, हाँ सर मैंने, यस सर, ही रिप्लाइड, हाँ सर उसने उत्तर दिया। ऑल राइट, आई सेड, इन दैट केस आई एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन।
अब नरेटर ने कहा कि ठीक है, ऑल राइट, उस स्थिति में मैं तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार करता हूं। नरेटर राजी हो जाते हैं कि गंगू जो है अब से नौकरी को छोड़ देता है। नॉर्मली आई डोंट बिलीव इन ओल्ड कस्टम्स एंड मीनिंगलेस ट्रेडिशंस। अब नरेटर कह रहे हैं कि नॉर्मली आई डोंट बिलीव इन ओल्ड कस्टम्स एंड मीनिंगलेस ट्रेडिशंस, कि सामान्यतः नॉर्मली जो है मैं पुराने रीति रिवाजों और निरर्थक परंपराओं, है ना, मीनिंगलेस ट्रेडिशंस के, निरर्थक परंपराओं में विश्वास नहीं करता। इन दिस पर्टिकुलर केस हाउएवर आई कंसीडर्ड इट डेफिनेटली डेंजरस to keep in the house a man who was intent on marrying women of such doubtful reputation। कह रहा है नरेटर कि इन दिस पर्टिकुलर केस, इस विशेष मामले में, मतलब जो नरेट गंगू है वो गोमती देवी से विवाह करने जा रहा है, तो इस विशेष मामले में मैंने ऐसे व्यक्ति को घर में रखना निश्चित रूप से खतरनाक समझा, है ना। आई कंसीडर्ड इट, मतलब मैंने समझा, डेफिनेटली डेंजरस, निश्चित रूप से, डेफिनेटली का मतलब डेंजरस, खतरनाक समझा। टू कीप इन द हाउस, घर में रखना खतरनाक समझा। किसे? अ मैन, ऐसे व्यक्ति को, हु वॉज इंटेंट ऑन मैरिंग वुमेन ऑफ सच डाउटफुल रेपुटेशन, जो ऐसी संदिग्ध प्रतिष्ठा वाली महिला से शादी करने का इरादा रखता है। इट माइट लेड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। टू माई माइंड गंगू इन मैरिंग दिस वुमेन was behaving like a starving man. That the piece of bread was dry and tasteless was immaterial to him. I considered it wise to keep aloof। नरेटर कह रहे हैं, अब नरेटर का जो धारणा बन गया है मन में, वो कह रहे हैं इट माइट लेड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब जटिलताएं, इससे सभी प्रकार की या अनेकों प्रकार की, है ना, जटिलताएं जो है पैदा हो सकती है, मतलब बहुत तरह का परेशानी आ सकता है, बहुत तरह का बात पैदा हो सकता है। इसलिए कह रहे टू माई माइंड, मेरी राय में, गंगू इन मैरिंग दिस वुमेन, गंगू जो है इस औरत से शादी करके, वॉज बिहेविंग लाइक अ स्टार्विंग मैन, ऐसा बिहेव कर रहा था, ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कि एक भूखा आदमी की तरह। स्टार्विंग जो भूख से मर रहा होता है, ऐसा व्यक्ति की तरह, जैसे वो एकदम अधीर हो। यह बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी कि रोटी का टुकड़ा सूखा और बेस्वाद था। यह भी नरेटर कह रहे हैं कि दैट द पीस ऑफ ब्रेड, कि ऐसा जैसे कोई बहुत भूखा आदमी हो और भूख से मर रहा हो, उसके पास सूखा भी अगर ब्रेड रख दिया जाए जो टेस्टलेस हो, बेस्वाद हो, लेकिन वो उस पर झपट पड़ेगा। इसी तरह से गंगू नरेटर की नज़र में इस तरह से बिहेव कर रहा था। दैट द पीस ऑफ ब्रेड वॉज ड्राई, उसको कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो ब्रेड जो है सूखा है, टेस्टलेस है, बेस्वाद है। वॉज इमटेरियल टू हिम, है ना, ये सब बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। इमटेरियल टू हिम का मतलब वो, मैंने उससे दूरी रखने में ही समझदारी समझी। आई कंसिडर्ड इट वाइज टू कीप अलूफ, मतलब उससे दूरी बना लेना ही ठीक रहेगा, नहीं तो नरेटर की नज़र में गंगू गोमती से शादी करके मुसीबत मोल लेगा, और ऐसा नरेटर मानते हैं, और वह इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वह गंगू से दूर रहने में ही बुद्धिमानी समझता है। अब यहाँ तक जो है हम लोग जाने कि गंगू और नरेटर में बहस होता है या फिर बातचीत होता है गोमती देवी को लेकर के। इसके बाद की जो कहानी है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।